हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी को नमस्कार। और मैं आपका दोस्त राजेश कुमार, कलर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी क्लासेस को पढ़ रहे थे, उन्हीं के निरंतर क्रम में हम अपनी जो हिंदी व्याकरण की क्लासेस थी उनको निरंतर जारी रखेंगे। तो दोस्तों, इस हमारे पावन पर्व दशहरे के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन है। और इसी तरह से हम जिस तरह से भगवान श्री राम ने बुराइयों को मारकर, यानी रावण को मारकर अच्छाई की कायम की थी, अच्छाई एक कायम की थी, और अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत की। इसी उपलक्ष्य में सभी को दशहरे के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपका दोस्त राजेश कुमार, जिसमें आप हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। तो देखो, हम जो हमारी पहली क्लासें हो चुकी हैं, उन क्लासों में हमने जो हिंदी व्याकरण की संधि टॉपिक चल रहा था, उस संधि को पढ़े थे। और हमने संधि की परिभाषा, संधि की एक संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त में हमने हिंदी की जो संधि थी उनको समझा, संधि की परिभाषा समझी। और इसी क्रम में हमने एक पिछली क्लास में अपनी दीर्घ संधि को पूरा किया। और उसी निरंतर क्रम में आज हम जो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, उसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। तो देखो भाई, देखो दोस्तों, हमने अपनी पिछली कक्षा में 5 शुद्ध शब्द शुद्धि के शब्द दिए थे, जिसमें हम उनको एक बार देखते हैं। तो हमारा पहला है वरात और बारात, दूसरा है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, और दवाइयाँ, दवाइयाँ, मिष्ठान, मिष्ठान, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ये 5 शब्द दिए थे। इनमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द को बताना है। तो दोस्तों, एक बार देखते हम। देखें, एक तो वरात और वारात, ये 2 शब्द हैं। ये दोनों हम इनमें कन्फ्यूजन बनी रहती है, और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको एक बार देखते हैं कि वरात क्या होती है और वारात क्या होती है। तो मित्रों, हम ज़्यादातर जो वरात शब्द है उसको हम हमारे जो शादी विवाह के जो कार्ड होते हैं, उन शादी विवाह के कार्डों में हम इस शब्द को अक्सर करके देखते रहते हैं, जो कि हमारा कैसा होता है, ये वाला शब्द होता है। तो ये वाला शब्द क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। और ये शुद्ध शब्द होता है वरात। क्या होता है? वरात। यानी वरात का अर्थ होता है वर यात्रा। क्या होती है मित्रों? वर यात्रा। और वारात का अर्थ होता है शव यात्रा। शव यात्रा। तो दोस्तों, वर यात्रा और शव यात्रा, ये दोनों बहुत ही भिन्न शब्द हैं। तो हमारा शुद्ध शब्द कौन सा होता है? वरात। और जो जैसा कि हम देखते हैं वारात, जो शादी कार्डों में बिल्कुल ही गलत होता है। तो इसी तरह से हमारा दूसरा श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठ शब्द और श्रेष्ठतम, इनमें हमारा जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? श्रेष्ठतम। क्योंकि श्रेष्ठ शब्द पहले से ही श्रेष्ठ है, उसमें तम प्रत्यय जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम तम प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो शब्द कैसा हो जाएगा? गलत माना जाएगा, और हमारा शुद्ध होता है श्रेष्ठ। उसी क्रम में हमारा दवाइयाँ और दवाइयाँ। तो हमारा जो शब्द है दवाइयाँ और दवाइयाँ, ज़्यादातर हम जो हमारी मेडिकल स्टोर है, उन मेडिकल स्टोरों पर हम इस शब्द को देखते हैं, जो कि कैसा होता है? बिल्कुल गलत होता है। तो दवाइयाँ हैं, ये हमारा गलत होता है। और हमारा दवाइयाँ, ये शब्द शुद्ध होता है। यानी जहाँ कहीं पर यहाँ प्रत्यय जोड़ेंगे, तो जिस शब्द में यहाँ प्रत्यय जुड़ता है, अपने पूर्ववर्ती ई को लघु ई में बदल देता है। उसी तरह से मिष्ठान और मिष्टान। तो हम ज़्यादातर हमारे संपर्क में आता है हमारा शब्द मिष्ठान, क्योंकि जो हलवाइयों की दुकान है, उन हलवाइयों की दुकान पर ये मिष्ठान शब्द मिलता है, जो कि कैसा होता है? व्याकरण की दृष्टि से गलत होता है। वो शब्द होता है मिष्टान। इसी क्रम में हमारा सशक्तिकरण और सशक्तिकरण। तो मित्रों, जहाँ कहीं भी हम कर्ण प्रत्यय जोड़ते हैं, उस कर्ण प्रत्यय लगने का एक रीजन होता है, एक कारण होता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा शब्द है सशक्ति। क्या है दोस्तों? सशक्ति। तो सशक्ति में कर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे, कर्ण, तो अपने पूर्ववर्ती वर्ण की जो लघु ई होती है उसको दीर्घ ई कर देता है। इसीलिए हमारा शब्द क्या बन जाता है? सशक्तिकरण बन जाता है। ऐसे होता है हमारा सरल शब्द, हमारा सरल। और यदि सरल में कर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों? सरली
सरलीकरण। क्या बन जाएगा? सरलीकरण। कहीं भी लगाएं कर्ण प्रत्यय को, कर्ण प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होता है उसमें दीर्घ ई की मात्रा लग जाती है। तो मित्रों इसी तरह से हम शब्द शुद्धि के कुछ शब्द भी देखते रहेंगे और इसी क्रम में हमारी जो संधि है उस संधि को देखते हैं। तो हमने एक सब पहली संधि को, दीर्घ संधि को कर लिया है और दीर्घ संधि के बाद हमारी जो नेक्स्ट संधि होगी वो होगी मित्रों गुण संधि। कौन सी होगी? गुण संधि। गुण संधि। तो गुण संधि में मित्रों होता क्या है कि हमारे कुछ गुण संधि के जो वर्ण होते हैं वे वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और अर। ए, ओ, अर, ये तीन शब्द हैं गुण संज्ञक वर्ण जिनसे क्या होती है? गुण संधि होती है। तो पहले हम ए को देखेंगे। जो ए शब्द है वो कैसे कैसे बनेगा? यदि छोटा और बड़ा के बाद क्या आ जाए? छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो हमारा शब्द क्या बनता है? ए बनती है। कौन सी? छोटी ई यानी लघु ए बनती है। इसी क्रम में हमारा जो ओ शब्द है ओ कैसे बनेगा मित्रों? यदि आ के बाद क्या है मित्रों? छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ शब्द बनेगा। क्या वर्ण बनेगा? ओ बनेगा। यानी चाहे तो लघु ए और लघु ई आए फिर भी ए बनेगी, या लघु अ आए और दीर्घ ई आए फिर भी ए बनेगी। यानी कोई सा भी आ जाए जो हमारा धन का निशान होता है उससे पहले या बाद में, चाहे तो ये आ जाए या ये आ जाए, यानी दीर्घ लघु, लघु दीर्घ या दीर्घ दीर्घ वर्ण आ जाए तो लेकिन हमारा वर्ण बनता है दीर्घ वर्ण। यानी दीर्घ यानी ए वर्ण की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से हमारा आ के बाद उ आए तो ओ बनता है। इसी क्रम में हमारा यदि आ के बाद क्या है मित्रों? री और री, इन दोनों वर्णों में से कोई सा भी आए हमारा वर्ण बनता है अर्। क्या बनता है मित्रों? अर्। तो इस तरह से हमारे गुण संज्ञा के जो वर्ण होते हैं इनका उत्पत्ति होती है इनकी, और किस तरह से उत्पत्ति होने के बाद में हमारे गुण संज्ञक वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो इसी क्रम में हम एक एक करके इनको उदाहरण सहित सभी शब्दों को सभी को पढ़ेंगे जिसमें हम गुण संधि करेंगे दोस्तों। तो सबसे सर्वप्रथम हम लेते हैं ए वर्ण को। ए वर्ण से संबंध उदाहरण लेंगे। पहले हम देखें कौन कौन से वर्णों में होगी ये। यदि ए के बाद छोटी ई आए तो ए बनेगी, और ए के बाद भी छोटी ई आए फिर भी ए बनेगी। यदि इसी तरह से आ के बाद बड़ी ई आए फिर भी ए बनेगी, और बड़े ए के बाद बड़ी ई आए फिर भी क्या बनेगी? ए बनेगी। यानी किसी भी प्रकार से ये वर्ण मिल जाएं तो इनसे क्या बनेगी? गुण संधि का बनेगी। और गुण संधि में हमारे जो उदाहरण आते हैं उन उदाहरणों को हम एक बार लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे जो उदाहरण हैं, जैसे लेते हैं हम एक दिन, धन, ईश। क्या है मित्रों? दिन, धन, ईश। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए निकला छोटा और ए के बाद बड़ी ई निकली और बड़ी एक ई के मिलने पर हमारा ए बना, और जिस तरह से हमारा शब्द बना दिन, और दिन में ए जुड़ जाएगा तो दिने, और आगे में क्या मिला? श। तो हमारे नए शब्द का निर्माण क्या हुआ? श का निर्माण हुआ। इसी प्रकार हमारा एक शब्द है गणेश। कौन सा है? गणेश। तो गणेश का हमारा संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? कि एक तो मिलेगा गण और एक बनेगा ईश। तो मित्रों यहाँ से छोटा ए निकला, यहाँ से बड़ी ई निकली, दोनों को मिलाया ए बना, और हमारे नए शब्द का कौन से का निर्माण हो गया? दिनेश का निर्माण हो गया। ऐसे ही मित्रों हमारा कई वर्ण आते हैं जिसमें हमारी गुण संधि होगी। तो देखे दोस्तों, और भी हम शब्दों को लेते हैं।
जैसे हमारा शब्द है रमा धन ईश, रमा धन ईश, यानी यहाँ से बड़ा ए निकला और यहाँ से बड़ी ई निकली और दोनों को मिलाया ए बना। तो यहाँ पर हमारा इस ये वाला वर्ण मिला, क्योंकि ए तो पहले से निकल गया तो आधा वर्ण बना, और आधा वर्ण के मिलने पर ए इसमें मिल जाएगी तो हलंत हट जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी और हमारा नए शब्द का निर्माण होगा रमेश। क्या बनेगा? रमेश। और इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण आता है, चौथा उदाहरण, कि कमलेश। कौन सा है? कमलेश। तो कमलेश का कैसे बनेगा हमारा संधि विच्छेद? तो सबसे पहले हम इसको दो तरीके से यानी दो प्रकार से हम बनाते हैं, और जो सही होगा, जो सही शुद्ध होगा, उसको हम बनाएंगे। तो दोस्तों एक बात विशेष संधि से संबंधित है, यदि कोई शब्द नए शब्द का निर्माण होता है तो संधि से जो बना हुआ शब्द होगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा, सर्वाधिक शुद्ध होगा। और किस तरह से? जैसे कमल धन ईश, और एक बनता है कमला धन ईश। ये दो शब्द बनते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सही होगा, वो सही किस प्रकार से होगा? देखें दोस्तों, होता क्या है हमारी संधियों में कि जो संधियों से मिलकर जो बना हुआ वर्ण होगा, वो शब्द होगा, वो कैसा होगा? सर्वाधिक शुद्ध होगा। लेकिन बने तो सही शब्द, लेकिन जो हमारा सार्थक शब्द बनेगा वो ऊपर वाला जो शब्द है उसके उपयुक्त होना अनिवार्य होता है। तो इससे ये उपयुक्त नहीं होगा कमलेश, यानी कमल का स्वामी कोई होता ही नहीं है। लेकिन यदि इसकी बात की जाए तो कमला कहते हैं लक्ष्मी को, ईश माने स्वामी, यानी जो माता लक्ष्मी का ईश यानी पति है उसको हम क्या कहते हैं? कमलेश कहते हैं। और कमलेश किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो हमारा कमलेश का सही कौन सा होगा संधि विच्छेद? कमला धन ईश। ऐसे एक शब्द होता है हमारा प्रधनइत, यानी यहाँ से ए निकला, ए के बाद ई निकली, दोनों को मिलाया ए बना और हमारा नए शब्द का निर्माण हो गया प्रेत। कौन सा हो गया? प्रेत। तो इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से हम जो हमारे ए वर्ण है, ए वर्ण का निर्माण कैसे होता है उसको हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद में हमारा अगला जो ओ वर्ण है, ओ वर्ण के हमारे कुछ उदाहरण हैं उनको लेंगे दोस्तों। तो अभी हम इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा था ओ। कौन सा आएगा? ओ का निर्माण किस प्रकार से होगा मित्रों? हाँ, कैसे होगा ओ का निर्माण? यदि ए के बाद लघु उ आए तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। यदि दीर्घ ए के बाद क्या है? लघु उ आए फिर भी क्या बनेगा मित्रों? ओ बनेगा। यदि लघु ए के बाद दीर्घ उ आए फिर भी क्या बनेगा? लघु ओ बनेगा। इसी प्रकार दीर्घ ए के बाद दीर्घ उ आए फिर भी हमारा किसका निर्माण होगा? ओ का निर्माण होगा। तो इस तरीके से हमारी गुण संधि का जो अगला वर्ण ओ होता है, ओ का निर्माण होता है मित्रों। तो किस तरह से इसके हम उदाहरणों को समझेंगे, एक बार फिर हम इनको देख लेते हैं कि छोटा आ और ऊ के बाद ओ उ आए तो ओ बनेगा, और आ के बाद उ आए तो ओ बनेगा, ए के बाद उ आए तो ओ बनेगा, आ के बाद उ आए फिर भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। कुछ उदाहरण हम इनको ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष। तो यहाँ से ए निकला और इसके बाद छोटा ऊ निकला, और दोनों को मिलाया तो क्या बना? ओ, और हमारे नए शब्द का निर्माण होगा वो कौन सा बनेगा? चरमोत्कर्ष। कौन सा बनेगा मित्रों? चरमोत्कर्ष शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से हमारा जो शब्द होगा कि दूसरा है सार्वधन उदय, सार्वधन उदय। तो यहाँ से ए निकला और यहाँ से ऊ निकला, दोनों को मिलाया ओ बना। क्या बना? यानी यहाँ से अ निकला, वहां से ऊ निकला, और दोनों को मिलाया तो कौन से वर्ण क्या बना? हमारा ओ वर्ण बना। और जो नए शब्द का निर्माण होगा वो हमारा कौन सा होगा? सर्वोदय। कौन सा होगा? सर्वोदय।
इसी क्रम में हमारा अगला उदाहरण है कि लघु प्लस उत्तम, सॉरी इसका नहीं होगा ये। तो इस तरह से जैसे हमारा जो अन्य उदाहरण है उनको देखें, जैसे जल, धन, ऊष्मा। तो यहां से ए निकला, यहां से ऊ निकला, दोनों को मिलाया हमारा नए कौन सा वर्ण बना, ओ बना, और शब्द बनेगा जलोष्मा। कौन सा बनेगा, जलोष्मा। इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण होता है कि चमू धन उत्सव, चमू धन उत्सव। तो यहां से बड़ा ऊ और यहां से छोटा ऊ, दोनों को मिलाया ओ, और हमारे एक नए वर्ण का निर्माण हुआ, वो कौन सा बन जाएगा, चमू सब। कौन सा बनेगा, चमू सब बनेगा। क्योंकि चमू कहते हैं सेना को, किसको कहते हैं, सेना को। उत्सव माने पर्व, यानी जो सेना पर्व मनाती है उसको हम क्या कहते हैं, चमू उत्सव कहते हैं। उसी तरह से हमारे एक शब्द, नए शब्द और वह, जैसे लंबोदर। क्या है, लंबोदर। तो यहाँ से हमारा जो संधि होगी वो यहाँ पर ये गुण संधि वर्ण है ओ, और इस तरह से हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो होगा लंब धन उदर। कौन सा होगा, लंब धन उदर। और लंब यानी लंबा, तो यहाँ से ए निकला और यहाँ से ऊ निकला, और दोनों को मिलाया तो ओ बना, और ओ के मिलाने पर हमारा शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा मित्रों, लंबोदर। क्या बनेगा, लंबोदर। इसी क्रम में हमारा अगला उदाहरण है कि दाम धन उदर, यानी दाम छोटा ऊ, छोटा, और यहाँ से छोटा ऊ, दोनों को मिलाया ओ बना, और नए शब्द का जो निर्माण होगा वो होगा दामोदर। कौन सा बनेगा, दामोदर बनेगा। और इसी तरह से हमारा जो शब्द है, जैसे दाम कहते हैं रस्सी, दाम का अर्थ क्या होता है मित्रों, रस्सी। रस्सी, उदर माने पेट, उदर माने क्या होता है दोस्तों, पेट। यानी जिसके पेट से रस्सी बंधी हो उसको हम क्या कहते हैं, दामोदर। जैसे जसोदा मैया को, जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बचपन में उसके पेट से रस्सी बांधकर खंभे से बांध देती थी। तो जब उनके पेट से रस्सी बंधी, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, दामोदर। यानी दाम यानी पेट से रस्सी बंधी हो उसको हम क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो ये गुण संधि के जो ओ गुण संज्ञक वर्ण था उसके कुछ उदाहरण थे वो हमने यहाँ पर करवाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण हम करेंगे जो हमारे YouTube चैनल पर ही हमारे टेस्ट सीरीज चलेगी, उसके द्वारा हम अधिक से अधिक शब्दों को हम कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको एक बार हटाकर हमारे अर वाले जो उदाहरण हैं उनको देखते हैं, कैसे किस प्रकार से हमारा अर का निर्माण होता है। तो देखते हैं दोस्तों अर का निर्माण कैसे होगा और कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अर। तो अर किससे बनेगा, तो दोस्तों छोटा ए के बाद ऋषि आए तो हमारा अर बनेगा। यदि बड़े ए के बाद ऋषि आए छोटी, फिर भी क्या बनेगा, अर बनेगा। और इस ए के बाद में भी दीर्घ री आए फिर भी अर बनेगा। यदि दीर्घ ए के बाद दीर्घ री आए फिर भी क्या बनेगा मित्रों, अर का निर्माण होगा। इस तरह से हमारे अर का निर्माण हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इनसे कुछ उदाहरण जो बनने वाले उदाहरण है वो किस प्रकार से होंगे। जैसे देव प्लस ऋषि, देवधन ऋषि। तो यहाँ से लघु ए निकला और यहाँ से लघु री निकला, दोनों को मिलाया हमारा नया जो विकार हुआ वो कौन सा विकार हुआ, अर बना। और अर के बन मिलने से, क्योंकि यहाँ पर देव शब्द है हलंत युक्त है, तो अ यहाँ पर आया तो अ हट गया, पूरा हो गया। और यहाँ पर बचा रे और यहाँ पर बचा सी।
तो शी लिख देंगे और र को यहाँ पर लगा देंगे। हमारे नए शब्द का जो निर्माण होगा वो कौन सा होगा? देवर्षि। इसी तरह से हमारा एक शब्द और है कि वर्ष, वर्षा, धन, ऋतु। कौन सा है? वर्षा धन ऋतु। तो यहाँ से दीर्घ ए निकला, यहाँ से री निकली, दोनों को मिलाया अर्वना। क्या बना मित्रों? अर्वना। और यहाँ पर हमारा जो शब्द है वो कौन सा बचा? वर्ष। वर्ष के बाद ए यहाँ पर आया, ये पूरा हो गया। और तय बचा यहाँ पर तू। कौन सा बचा? तू। और र यहाँ पर है तो र की मात्रा यहाँ पर लगा दी। हमारे नए शब्द का निर्माण हुआ वर्ष ऋतु। क्या बनेगा? वर्ष ऋतु। उसी प्रकार से जैसे शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु, वर्ष प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। और भी जैसे वसंत प्लस ऋतु, जैसे देख सकते हैं मित्रों कि वसंत धन ऋतु। तो यहाँ से ए निकला और यहाँ से री निकली, दोनों को मिलाया अर बना। और अर के बनने से हमारे नए शब्द का निर्माण होगा वसंत ऋतु। क्या बनेगा? वसंत ऋतु। और इसी तरह से हमारा अगले उदाहरण की ओर जाते हैं, जैसे सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि। तो यहाँ से ए निकला और यहाँ से री निकला, दोनों को मिलाया अर बना। और यहाँ पर जो हमारा सप्त बन गया और यहाँ पर शी बचा और यहाँ पर रह की मात्रा लग गई। और जो नया शब्द बना वो हमारा कौन सा बना मित्रों? सप्तऋषि। तो इस तरह से हमारे जो अर है, अर का उदाहरण होता है। और इसी तरह से हमारे कई प्रकार की और भी उदाहरण हैं, जिसमें हम कह सकते हैं, जैसे अगला उदाहरण की ओर हम चलते हैं, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। यानी यहां से बड़ा निकला और यहां से री निकली, दोनों को मिलाया अर बना और शब्द बन जाएगा महर्षि। क्या बन जाएगा मित्रों? महर्षि बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी गुण संधि, जो गुण संज्ञक वर्ण थे हमारे 3 ए, ओ, अर, इनका निर्माण कैसे हुआ उनको हम व्याख्यात्मक रूप से उनको समझे और समझने के बाद में हमने उदाहरण सहित गुण संधि को पढ़ा और समझा। तो दोस्तों, यदि हमारी जो क्लास है संधि की जो चल रही है निरंतर, अगर क्लासें आपको अच्छी लगती हैं और अच्छी लगे तो आप हमारी क्लासों को शेयर करें और हमारे कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी जो हिंदी व्याकरण की क्लासें हैं वो निरंतर चलती रहेंगी। आप निरंतर देखते रहिए। और हम एक खेद प्रकट करते हैं जो कि हमारी इस क्लासों में थोड़ा गैप आया था, वो कुछ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उस टेक्निकल प्रॉब्लम के सॉल्व होने पर हम निरंतर अपनी क्लासों को चलाएंगे। आप लेते रहिए क्लासों को। और हमारी जो संधि है एवं हमारी जो हिंदी व्याकरण की अन्य क्लासें भी आएंगी, उन क्लासों को आप देखते रहिए और हमारा जो निश्चित लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने में लग जाएं और प्राप्त करके हम अपनी जो हमारे अंदर आग लगी हुई है उस आग को हम शांत कर सकते हैं। तो इसी क्रम में कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल धौलपुर की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, थैंक यू सो मच।